प्रीति नाम की एक लड़की अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ रहती थी। प्रीति के मम्मी पापा दोनों मुखिया के घर मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी उनके पास उतने ही पैसे होते थे जिससे उनका जैसे तैसे गुजारा हो सके। प्रीति की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए उसे लड़के वाले देखने आते हैं। हमें आपकी बेटी प्रीति पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, लेकिन हमारी शर्त है, हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। कितनी जल्दी? 25 दिन के अंदर अंदर प्रीति और मेरे बेटे की शादी हो जानी चाहिए। प्रीति के मम्मी पापा रिश्ते के लिए मान जाते हैं। थोड़ी देर बाद लड़के वाले चले जाते हैं। महिमा अपने पति से कहती है, सुनिए जी, शादी का बहुत कम समय बचा है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जो हम अपनी बेटी को सुंदर सा लहंगा दिलवा सकें। तुम सही कह रही हो, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि ओवर टाइम करूँ। मैं अभी ही मुखिया को ओवर टाइम करने के बारे में बोल कर आता हूँ। राजेश मुखिया के पास जाता है और उसे ओवर टाइम करने के लिए बोल देता है। मुखिया राजेश की बात मान लेता है और उस दिन से राजेश मुखिया के खेत में ओवर टाइम काम करने लगता है। 2 दिन बीत जाते हैं और राजेश खेत में काम कर रहा था। अरे राजेश, छत पर कुछ ईंट रखे हैं, उसे लाकर नीचे रख दे। राजेश छत से ईंट लाने जाता है, तभी अचानक सीढ़ी से उसका पैर फिसल जाता है। वहाँ के कुछ मजदूर राजेश को अस्पताल लेकर जाते हैं। तभी पता चलता है कि राजेश के एक पैर की हड्डी टूट गई है। इस वजह से राजेश अब काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए प्रीति की शादी की चिंता और बढ़ जाती है। यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। माँ, हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर मेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बेटी, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे, बस ऊपर वाले पर विश्वास रखो। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा नहीं तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं खेत में ओवर टाइम मजदूरी करूँगी। उसके बाद महिमा मुखिया के पास जाती है और उसे ओवर टाइम के बारे में कहती है। मुखिया महिमा को ओवर टाइम काम करने से मना कर देता है। लेकिन मुखिया जी, मेरे घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर तुम्हें मेरे से पैसे उधार लेकर जाना है तो ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ओवर टाइम काम करने नहीं दूंगा। मेरे पास जितने मजदूर हैं उससे मेरा काम हो जाता है, इसलिए ओवर टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। महिमा मुखिया से पैसे उधार लाकर घर का राशन ले आती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और प्रीति की शादी का दिन नजदीक आने लगता है। माँ, अभी तक तो शादी की तैयारी तक नहीं हुई और मुझे लग भी नहीं रहा कि शादी की तैयारियाँ शुरू होंगी। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी माँ ने मुझे सोने का झुमका दिया था। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी के लिए वो सोने का झुमका बेचकर कुछ पैसे ले आऊँ, उससे तुम्हारी शादी का लहंगा आ जाएगा। महिमा उसी वक्त अपने सोने के झुमके लेकर सुनार की दुकान जाती है और अपने झुमके बेचकर कुछ पैसे ले आती है। ये देख प्रीति, कुछ पैसे आ गए, इससे तेरी शादी का लहंगा आ जाएगा। चल, हम दोनों अभी लहंगा लेने चलते हैं। उसके बाद दोनों एक दुकान में लहंगा लेने जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक लहंगा पसंद आता है। भाई साहब, ये लहंगा कितने का है? ये लहंगा 15,000 का है बहन जी। भाई साहब, ये तो मेरे बजट से बाहर है। आप दुकान पर सबसे सस्ते लहंगे का दाम बता दीजिए। ये हमारे दुकान का सबसे सस्ते लहंगे का दाम ही था। इसके अलावा सारे लहंगे बहुत महंगे हैं। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं और अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। आप मुझे लहंगा उधार दे दीजिए, मैं आपको अगले महीने इसके पैसे दे दूंगी। अरे जाओ बहन जी यहाँ से, मेरी दुकान में उधार मना है। निराश होकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। दोनों बहुत सारी दुकान जाते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें उनके बजट का लहंगा नहीं मिलता है। थक हार कर दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाती हैं। अरे महिमा, तुम दोनों तो लहंगा लेने गई थी ना, फिर खाली हाथ क्यों आ गई? कहीं हमारे बजट में लहंगा मिला ही नहीं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरे पैर की हड्डी टूटी और उसमें बचे हुए सारे पैसे लग गए। मेरी बिटिया के लिए कुछ नहीं बचा। शादी में 1 हफ्ते ही बचे हैं, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं पापा, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए, मेरे लिए वही बहुत है। इस बार नहीं तो कभी और हो जाएगी शादी। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और शादी में सिर्फ 2 दिन बचते हैं।
अभी भी प्रीति के घर में शादी की कोई तैयारी नहीं हुई थी। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटी, कुछ खाने के लिए दे दो। मुझे कुछ खाने के लिए दोगी तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। प्रीति बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनती है। घर में तो सिर्फ 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी बची है, मैंने नहीं खाया है, लेकिन कोई बात नहीं, बूढ़ी अम्मा को दे देती हूँ, मैं अभी भूखे रह लूंगी। इतना सोचकर प्रीति 2 रोटी और सब्जी प्लेट में निकाल कर लाती है और बूढ़ी अम्मा को दे देती है। मेरे पास यही थोड़ा सा खाना है, आप ये खा लीजिए। बूढ़ी अम्मा खाना खा लेती है। बिटिया, मेरे लिए पानी लेकर आओ। प्रीति बूढ़ी अम्मा के लिए पानी लेने जाती है, लेकिन जैसे ही प्रीति पानी लेकर आती है, वो देखती है कि बूढ़ी अम्मा की जगह एक परी बैठी हुई है। यहाँ तो बूढ़ी अम्मा थी ना, वो कहाँ गई? मैं ही थी जो बूढ़ी अम्मा बनकर बैठी हुई थी। अच्छा, आप कौन हो? मैं नित्या परी हूँ। जब तुम अपने मम्मी पापा से बातें कर रही थी, तब मैंने खिड़की के बाहर से सारी बातें सुन ली थी। मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। अगर मैं अपने असली रूप में आती तो पड़ोस में रहने वाले लोगों को पता चल जाता, इसलिए मैं बूढ़ी अम्मा बनकर आई। उसके बाद नित्या परी अपने जादू से वहाँ एक बॉक्स ले आती है। मैं जा रही हूँ, उसके बाद तुम ये बॉक्स खोलना। इतना बोलकर नित्या परी चली जाती है। नित्या परी के जाने के बाद प्रीति बॉक्स खोलती है और उसमें से एक बहुत ही सुंदर लहंगा निकलता है। ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, मैं अभी माँ को ये लहंगा दिखाती हूँ। प्रीति लहंगा लेकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ये देखो मेरे शादी का लहंगा। ये तुम कहाँ से लेकर आई प्रीति? ये मुझे नित्या परी ने दिया है। अभी आप और पापा घर पर नहीं थे और छुटकी भी बाहर खेलने गई थी। तब नित्या परी एक बूढ़ी अम्मा बनकर आई और उसके बाद अम्मा ने मेरे से खाना मांगा। खाना खाने के बाद वो अपने असली रूप में आ गई और उन्होंने मुझे लहंगे का बॉक्स दिया। नित्या परी का बहुत शुक्रिया, कम से कम शादी का लहंगा तो आ ही गया। माँ, मुझे मेकअप करना आता है, लेकिन मेरे पास मेकअप किट नहीं है। अब मैं बिना मेकअप के शादी करूँगी क्या? यहाँ तक कि शादी की तैयारियों में बहुत पैसे लगते हैं और पैसे की वजह से हमने अभी तक तैयारियाँ शुरू नहीं की। अगर मेरे ससुराल वाले गुस्सा होकर चले गए तो? प्रीति के इतना कहते ही वहाँ मेकअप किट और शादी की तैयारियों के लिए बहुत सारे रुपए आ जाते हैं। लगता है नित्या परी तुम्हें जादुई लहंगा देकर गई है। देखा अभी तुमने जो जो बोला सब तुम्हारे सामने आ गया। हाँ माँ, मुझे भी यही लग रहा है। पिछली बार पापा का अच्छे से इलाज नहीं हो पाया था, अब हम और भी अच्छे अस्पताल में पापा का इलाज करवाएंगे। उसी दिन प्रीति अपने पापा को बहुत अच्छे अस्पताल में लेकर जाती है और उनके पैरों का इलाज करवाती है। उसके बाद उसके पापा पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। प्रीति बेटी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आखिर मेरे इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अभी तो आपका इलाज हुआ है, आगे देखते रहिए, मेरी शादी भी धूमधाम से होगी। मेरे पास नित्या परी का जादुई लहंगा है। उसके बाद प्रीति अपने पापा को जादुई लहंगे के बारे में सारी बातें बताती है। 2 दिन बाद प्रीति की शादी थी, इसलिए सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और प्रीति अपने मंडप में नित्या परी का दिया हुआ जादुई लहंगा पहनकर आती है। लेकिन तभी लड़के की माँ बोलती है, भाई साहब, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अपने बेटे के लिए एक गाड़ी और 7 लाख रुपए चाहिए। इसके बारे में तो आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपको दहेज भी लेना है। ये दहेज कहाँ है? ये तो छोटा मोटा गिफ्ट है। ये सब मैं अपने लिए थोड़ी ना मांग रही हूँ, बल्कि आपकी बेटी के लिए ही तो मांग रही हूँ, ताकि उसको किसी चीज की कमी ना रहे। अगर आपने ये सब नहीं दिया तो ये शादी नहीं होगी। ठीक है, मुझे ऐसे भिखमंगे से शादी करनी भी नहीं है। क्या कह रही हो आप? ये सब आप मेरे लिए मांग रही हो? मेरे पास ये सब अभी भी नहीं है, लेकिन मैं खुशी से रह रही हूँ, तो मुझे आगे भी इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देती हो? छोटे मोटे गिफ्ट के नाम पर भीख मांगने की आदत है आप लोगों को। चुप हो जा प्रीति, कृपया करके शादी मत तोड़ना। हम कहीं से उधार लेकर आपको ये सब दे देंगे। नहीं माँ पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। आप इन लोगों को बोल दीजिए, जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से वापस चले जाए और अपने बेटे को किसी और घर में जाकर बेचे। तुम बहुत ही बदतमीज लड़की हो, तुम्हें बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है।
आंटी, पहले आप खुद को देखिए। मैं अब इससे ज्यादा कुछ बोलूं इससे पहले चुपचाप आप लोग यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो मैं इससे भी ज्यादा बेइज्जती कर दूंगी आपकी। लड़के वाले अपनी बारात लेकर वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद महिमा प्रीति को बोलती है, प्रीति, तुम्हारे पास जादुई लहंगा है, इससे तुम लड़के वालों को उनकी मांगी हुई चीज दे सकती थी। हाँ माँ, मैं उन्हें ये सब दे सकती थी, लेकिन मैं ऐसे लालची घर में अपना रिश्ता नहीं रख सकती हूँ। यहाँ बस हमें पता है कि मेरे पास जादुई लहंगा है, लेकिन उनके लिए तो हम गरीब थे ना, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी मांग हमारे सामने कर दी। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैंने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है, इसलिए अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई करूँगी। प्रीति के मम्मी पापा उसकी बात मान लेते हैं। उसके बाद प्रीति एक अच्छे कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई करने लगती है। इस तरह प्रीति दहेज लेने वालों को अच्छा सबक सिखाती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। लंबे बालों वाली परी। एक समय की बात है, पृथ्वी से दूर एक परी लोक हुआ करता था। उस परी लोक में रवि और सोनाली नाम के 2 पति पत्नी रहा करते थे। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी एक दिन सोनाली रवि को बताती है कि उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। ये सुनकर रवि बहुत खुश होता है। सोनाली, अब तुम्हें अपना और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा, आखिर हमारी खुद की संतान इस दुनिया में आने वाली है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। ऐसे ही समय बीतने लगता है। उनके घर के सामने एक अलीशा नाम की जादूगरनी अपनी बड़ी सी हवेली में रहा करती थी। उसकी हवेली के सामने एक बगीचा था जिसमें बहुत सारे अमरूद के पेड़ लगे हुए थे। ऐसे ही एक दिन सोनाली परी अपने घर के बाहर टहल रही होती है। तभी उसकी नजर जादूगरनी के बगीचे पर जाती है, जहाँ पर बहुत सारे अमरूद के पेड़ थे। उन पेड़ों के अमरूदों को देखकर सोनाली परी को अमरूद खाने की इच्छा होने लगी। वो अपनी ये इच्छा अपने पति रवि को बताती है। हमारे घर के पास जो जादूगरनी रहती है, उसके बगीचे में बहुत सारे अमरूद के पेड़ हैं। उनमें ढेर सारे अमरूद आ गए हैं। उन अमरूदों को देखकर मेरी इच्छा भी अमरूद खाने की कर रही है। सोनाली, समझने की कोशिश करो, वो बगीचा परीलोक की सबसे ताकतवर जादूगरनी अलीशा का है। वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल है। देखो, मैं तुम्हारे लिए सेब और अनार लेकर आया हूँ, तुम ये खा लो। एक बार इसे खाकर तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सेब और अनार बहुत ही मीठे हैं। मैं इन्हें परीलोक के सबसे बड़े बगीचे यानी रानी परी के बगीचे से लेकर आया हूँ। तुम तो जानती ही हो कि रानी परी के बगीचे के फल कितने मीठे होते हैं। रवि के बार बार समझाने पर भी सोनाली वो फल खाने को तैयार नहीं होती। आप समझने की कोशिश करो, मुझे वही अमरूद खाना है। आप किसी भी तरह मुझे वो अमरूद लाकर दो। इतना बोलकर सोनाली परी रोने लगती है। अपनी पत्नी की जिद के आगे आखिर रवि को झुकना पड़ता है। फिर वो जादूगरनी के पास जाता है। जादूगरनी जी, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसको आपके बगीचे के अमरूद खाने हैं। कृपया आप मुझे अपने बगीचे के कुछ अमरूद दे दीजिए। ये मेरा बगीचा है और इसके फल भी मेरे हैं। मैं इसके फल किसी को नहीं दूंगी। चले जाओ यहाँ से। हा 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 हा। इतना बोलकर अलीशा जादूगरनी रवि को अपने बगीचे से भगा देती है। जादूगरनी ने तो मुझे अमरूद देने से मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? मैं सोनाली का उदास चेहरा नहीं देख सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर रवि कुछ देर सोचने के बाद ये फैसला करता है कि सबके सो जाने पर वो जादूगरनी के बगीचे में जाएगा और अमरूद तोड़ कर ले आएगा। फिर वो रात के अंधेरे में जादूगरनी के बगीचे में जाता है और ढेर सारे अमरूद चुरा कर ले आता है। फिर वो अमरूद लेकर सोनाली के पास जाता है। सोनाली, देखो, मैं तुम्हारे लिए जादूगरनी के बगीचे से ढेर सारे अमरूद लेकर आया हूँ। अमरूद देखकर सोनाली बहुत खुश हो जाती है। फिर वो बड़े ही मजे से अमरूद खाती है, लेकिन इतने से भी उसका मन नहीं भरता, तो वो रवि को और अमरूद लाने को कहती है। सोनाली की खातिर रवि फिर से रात होने पर अमरूद चुराने जादूगरनी के बगीचे में जाता है, लेकिन इस बार जादूगरनी उसे अमरूद चुराते हुए देख लेती है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से अमरूद तोड़ने की? मुझे माफ कर दो जादूगरनी जी, मैंने जो कुछ भी किया अपनी पत्नी के खातिर किया। लेकिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी पत्नी को मेरे अमरूद के बदले अपना बच्चा मुझे देना होगा। नहीं जादूगरनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दे सकता। एक बार फिर से सोच लो, अगर तुमने मुझे अपना बच्चा नहीं दिया तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। ये बात सुनकर रवि बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो जादूगरनी की बात मान लेता है। घर आकर ये बात रवि सोनाली को बताता है। ये सुनकर सोनाली भी बहुत परेशान और दुखी हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। कुछ महीने बाद सोनाली एक बहुत ही सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है, लेकिन फिर उन्हें जादूगरनी से किया वादा याद आ जाता है। इसलिए दोनों परी लोग छोड़ने का फैसला लेते हैं। सोनाली, हमें जल्द ही ये परी लोग छोड़ना होगा, इससे पहले कि अलीशा जादूगरनी को हमारी बच्ची के बारे में पता चल जाए। लेकिन उन दोनों को जिस बात का डर था वही होता है। जादूगरनी को भनक लग जाती है और फिर वो वहाँ पहुँच जाती है और उस बच्ची को अपने साथ ले जाती है। रवि और सोनाली दोनों आंखों में आंसू लिए रोते रह जाते हैं, लेकिन जादूगरनी उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाती। फिर जादूगरनी उस बच्ची का नाम रिया रखती है। धीरे धीरे रिया बड़ी होने लगती है और उसके बाल लंबे और घने होने लगते हैं। जादूगरनी ने उसे जंगल के बीचों बीच एक ऊंची मीनार में कैद करके रखा था। उस मीनार में चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं थी, ना ही कोई दरवाजा था, सिर्फ ऊपर खिड़की थी। अलीशा जादूगरनी ने कभी भी रिया के बाल नहीं काटे थे, क्योंकि जब भी वो उसे मिलने आती वो नीचे से उसे पुकारती, रिया, अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जादूगरनी की आवाज सुनते ही रिया अपने लंबे और घने बाल खिड़की से नीचे गिरा देती। उन्हीं बालों के सहारे अलीशा जादूगरनी मीनार पर चढ़ जाती थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। मीनार की कैद में रिया परी अक्सर अपना मन बहलाने के लिए गाना गाया करती थी। एक दिन की बात है, चंद्रलोक का राजकुमार विनय परीलोक में घूमने के लिए आता है। मैंने सुना है परीलोक बहुत ही सुंदर है, साथ ही परीलोक के जंगल भी बहुत ही सुंदर हैं। क्यों ना पहले परीलोक के जंगल को ही देखा जाए। जिसके बाद विनय परीलोक के जंगल में घूमने का निर्णय लेता है। अगले दिन वो परीलोक के जंगल के लिए निकल जाता है। जंगल बहुत ही घना था। वो घूमते घूमते रास्ता भटक जाता है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक मीनार दिखाई देती है। विनय उस मीनार के पास जाता है। मीनार के अंदर से विनय को बहुत ही मधुर संगीत की आवाज सुनाई देती है, जो कि रिया परी गा रही थी। विनय को ये आवाज इतनी मधुर लगती है कि वो मीनार के अंदर जाने के लिए दरवाजा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कोई दरवाजा नहीं मिलता। फिर वो उदास होकर वहाँ से लौट जाता है, लेकिन रिया परी की आवाज उसके मन को छू गई थी। पता नहीं उस मीनार में कौन रहता है, किसकी आवाज इतनी मधुर है। उसकी आवाज को सुनकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। उस दिन के बाद से हर रोज राजकुमार विनय उस मीनार के पास जाकर रिया परी का मधुर संगीत सुनने लगता है। एक दिन वो चुपके से दूर झाड़ियों के पास बैठ जाता है और रिया परी की मधुर आवाज सुनने लगता है। तभी मीनार के पास जादूगरनी आती है। फिर जादूगरनी बोलती है, रिया, तुम अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जिसके बाद रिया अपने बाल नीचे करती है और अलीशा जादूगरनी उन बालों की मदद से ऊपर चढ़ जाती है। ये सब नजारा झाड़ियों में छिपा राजकुमार विनय देख लेता है। अगले दिन जैसे ही शाम होती है, राजकुमार विनय मीनार के पास जाता है। जादूगरनी की तरह रिया को पुकारने लगता है, रिया, अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जिसके बाद रिया परी अपने बाल नीचे करती है। राजकुमार बालों की मदद से मीनार तक पहुंच जाता है। रिया परी राजकुमार को अपने सामने देखकर घबरा जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले किसी आदमी को नहीं देखा था। लेकिन राजकुमार उससे बड़े ही प्यार से बात करता है। अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। मैं तुम्हारा मधुर संगीत सुनकर यहाँ आया हूँ। वैसे तुम हो कौन और मीनार में क्यों रह रही हो? ये मीनार अलीशा जादूगरनी का है। उसने मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है। मेरे जन्म लेते ही उसने मुझे मेरे माता पिता से छीन लिया था। तब से मैं इसी मीनार में रहती हूँ। मैं उस जादूगरनी की मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जा सकती। लेकिन ये बताओ कि तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं चंद्रलोक का राजकुमार हूँ। मैं परीलोक में घूमने के लिए आया हूँ। मैं परीलोक के जंगलों में घूम रहा था, तभी मेरे कानों में तुम्हारी मधुर आवाज सुनाई पड़ी और मुझसे रुका नहीं गया और मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें उस जादूगरनी की कैद से जरूर मुक्त करवा लूंगा। मुझ पर विश्वास रखो। रिया परी से वादा करके राजकुमार मीनार से बाहर चला जाता है। अब राजकुमार रोज शाम को जादूगरनी के मीनार से बाहर जाते ही रिया परी से मिलने मीनार में जाता है। अब रिया परी और राजकुमार विनय में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब राजकुमार विनय रिया परी से मिलकर लौट रहा था, तब जादूगरनी अलीशा ने उसे देख लिया। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। फिर वो रिया परी को आवाज लगाती है, रिया, तुम अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जिसके बाद रिया परी अपने बाल नीचे करती है और जादूगरनी बालों की मदद से मीनार में चली जाती है और गुस्से से रिया परी से बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। इसके बाद अलीशा जादूगरनी गुस्से से रिया परी के सारे बाल काट देती है और फिर जादूगरनी रिया परी को पाताल लोक में छुपा देती है ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। इस बात से अनजान राजकुमार विनय रिया परी को बचाने मीनार के पास जाता है और रिया परी को पुकारने लगता है, रिया, तुम अपने लंबे और घने बाल नीचे करो। राजकुमार की आवाज सुनते ही अलीशा जादूगरनी रिया परी के कटे हुए बाल खिड़की से नीचे कर देती है। बाल के सहारे राजकुमार मीनार पर चढ़ जाता है। रिया परी की जगह जादूगरनी को देखकर राजकुमार हैरान हो जाता है। तुम जिसकी तलाश में यहाँ आए हो, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इसके बाद जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसा कहते हुए जादूगरनी राजकुमार को मीनार से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से राजकुमार बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और परीलोक की रानी परी से मदद मांगता है। राजकुमार विनय, आप चिंता मत कीजिए, हम सब परियां मिलकर रिया परी को जरूर ढूंढ लेंगी। उसके बाद सभी परियां मिलकर पूरे परीलोक में रिया परी को ढूंढती हैं, पर रिया परी उन्हें परीलोक में कहीं भी नहीं मिलती। फिर सभी परियां पाताल लोक में जाने का निर्णय लेती हैं, जिसके बाद राजकुमार और सभी परियां मिलकर पाताल लोक जाती हैं। तभी वहां राजकुमार को रिया परी का वही गाना सुनाई देता है जो वो अक्सर गाया करती थी। आखिरकार राजकुमार विनय रिया परी को ढूंढ ही लेता है। फिर रानी परी जादूगरनी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देती है। रानी परी रिया परी को देखकर बहुत खुश होती है और उससे बोलती है, रिया, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम आजाद हो, कोई तुम्हें बंदी नहीं बनाएगा और तुम अब अपने बालों की भी चिंता मत करो। अब तुम्हारे बाल पहले से भी लंबे और घने हो जाएंगे। इतना बोलते ही फिर से रिया परी के सिर पर लंबे और घने बाल आ जाते हैं, जिसके बाद रानी परी रिया परी को उसके माता पिता से मिलवाती है। अपनी बेटी को सही सलामत और इतने सालों के बाद देखकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लोग रानी परी और राजकुमार का धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।